नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले आप सभी ने देखा कि हम लोग सोशल साइंस में चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्यकालीन शासनकाल के बारे में कुछ जानकारी ले रहे थे। तो अभी हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम थे, जिसमें से यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख विशेष रूप से मिलता है। तो वो बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले नाम है वो सैंड्रोकोटस है। देखिए कौन सा नाम है, सैंड्रोकोटस। इस शब्द का प्रयोग स्ट्रोबो, एरियन एवं जस्टिन ने किया था। मतलब ये लोग क्या थे, ये साहित्यकार थे। कहाँ के साहित्यकार थे, यूनान के। इन्होंने इनको सैंड्रोकोटस कह करके बुलाया। ये क्वेश्चन बनता है कि सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है। तो भारत का सैंड्रोकोटस कौन है, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य। या फिर सैंड्रोकोटस नाम या उपाधि किसने प्रदान की थी चंद्रगुप्त मौर्य को, तो स्ट्रोबो, एरियन एवं जस्टिस ने प्रदान करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं किसकी, एंड्रोकोटस की। अब एंड्रोकोटस को हम देख लें कि एंड्रोकोटस किसका नाम है। ये नाम भी दोस्तों आपका किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। इस नाम का प्रयोग एप्पियानस और प्लूटार्क ने किया था। किसने किया है, एप्पियानस और प्लूटार्क। इसको याद करना है। एंड्रोकोटस किसने कहा है, एम्पियानस और प्लूटार्क ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा नाम क्या है आपका, सैंड्रोकोटस। ठीक है, अब देखिए सैंड्रोकोटस नाम जो है ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। आपके महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सैंड्रोकोटस भी है, जिसका प्रयोग नियार्कस ने किया हुआ था। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम नॉर्मल नई चीज़ों के बारे में भी अपडेट होते हैं। तो 28 फरवरी 1793 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। देखिए अलग अलग पुस्तकों में सारे यूनानी लेखकों ने अलग अलग तरीके से इनके नाम का वर्णन किया, जिसके बारे में 28 फरवरी सन 1793 में सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि ये तीनों नाम किसी और के नहीं, महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कैसे हुआ था, इन्हें शिक्षा दीक्षा कहाँ मिली, इनके गुरु कौन थे। तो आपको पता है चाणक्य इनके गुरु थे। इनको जो भी शिक्षा दीक्षा मिली है वो अस्त्र की, शस्त्र की, प्रशासन की या फिर राज्य चलाने की, तो वो सारी शिक्षा इन्होंने तक्षशिला में चाणक्य की देख रेख में प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, उन्हीं के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम किसकी, अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। अखिल भारतीय साम्राज्य मतलब ऐसा भारतीय साम्राज्य जो अटूट हो, जो बहुत दूर तक फैला हुआ हो, उसकी स्थापना की हुई थी। इसके बाद देखते हैं हम एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक, ये तत्कालीन यूनानी शासक, ये सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जब मैं पहले लेक्चर की बात, अगर आप पहला लेक्चर जाके उसमें देखेंगे, अपने जो भी हमारी यूट्यूब में वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसमें देखेंगे कि मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में नहीं, सिकंदर के बारे में बात की हुई है। तो सिकंदर कौन थे, सेल्यूकस निकेटर के स्वामी थे। ये जो था सेल्यूकस निकेटर, ये सिकंदर का सेनापति था, जो भारत में विश्व विजय की इच्छा लिए हुए प्रवेश किया था। तो मैंने बताया था कि सिंधु नदी के किनारे पुरु के राजा पोरस से इनका युद्ध हुआ, संभवतः जिसमें ना तो किसी की जीत हुई, ना ही किसी की हार हुई, परंतु यूनानी झूठे लेखकों के द्वारा ये बताया गया कि भारत के जो राजा थे उनकी हार हुई थी, परंतु ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि जब भी ये जीतता था तो उसके आगे बढ़ता था, और ये आगे नहीं बढ़ा, वहाँ से वापस चला गया। इसका सीधा सा मतलब है सिकंदर की हार तो वहाँ पे हो ही चुकी थी। उसके बाद
बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर के साथ युद्ध में आया था, और बाद में सिकंदर की मृत्यु के बाद, जैसे ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक नहीं था। उस समय आपके मगध जो बिल्कुल केंद्र में था, महान शक्तिशाली एक महाजनपद हुआ करता था, उस महाजनपद का शासक महापद्मनंद घनानंद था। उसका पुत्र महापद्मनंद का नंद वंश का घनानंद था, जो सिकंदर से युद्ध करने के लिए मना कर दिया, और चाणक्य ने फिर उसी का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और फिर मगध की गद्दी पे इनको बैठाया। अब उस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बना, उस समय आपके ये जो आक्रमणकारी आया था सिकंदर, जिसे लोग महान कहते हैं, वो जब भारत में आया था तो उस समय सिकंदर शासक नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य शासक नहीं था। उस समय शासक कौन था? घनानंद था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पे बैठा, उस समय उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किसका? यूनानी क्रूर शासक किसका? सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, जो विश्व विजय का उद्देश्य लेकर के भारत में आया था। अब उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर भारत में युद्ध करने के लिए आता है, जिसे हार का मुंह देखना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य के सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। जब युद्ध में वो हार गया, उसके बाद संधियां हुई थी। उस संधि के बारे में भी अब मैं इसी वीडियो में आगे बात करता हूँ, तो किस तरीके से संधि हुई थी, उसमें क्या क्या संधियां हुई थी, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में भारत में भेजा था। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मेगास्थनीज कौन था। अब मेगास्थनीज यूनानी क्या था? यूनानी शासक सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत था। अब ये पूछा जा सकता है ये किस देश का था? तो ये यूनान देश का था, जो किस समय में आया था भारत में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था, जो भारत में 4 वर्ष तक रहा था। मैं ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? स्ट्रैबो। मैंने ऊपर बताया कि स्ट्रैबो जो था वो एक यूनानी इतिहासकार था। स्ट्रैबो ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथस भी था। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस शासक था, तो जाहिर सी बात है कि इसे बहुत ज़्यादा लोग जानने वाले थे। अपने हिसाब से लोगों ने इनका वर्णन किया। तो बस यही इतनी सी बात है। बाकी जो भी बात हो रही है चंद्रगुप्त मौर्य की हो रही थी, जिसे पाटलिपुत्रक भी कहा जाता था। पाटलिपुत्रक मतलब पाटलिपुत्र की राजधानी, मगध की राजधानी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को बनाया था, और पाटलिपुत्रक को पालीब्रोथस के नाम से यूनान की भाषा में जाना जाता था। इतनी सी बात है। अब इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशी बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अगला पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। देखिए कितना लंबा चौड़ा शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने बहुत बड़े भूभाग पे शासन किया, और उस समय जहाँ तक इन्होंने शासक अपने क्षेत्र को बढ़ा दिया, भारत को, अखंड भारत को जहाँ तक फैला दिया, वहाँ तक आज तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। बल्कि उससे कुछ ना कुछ, ये तो हमारे लिए बहुत ही अत्यंत दुख और पीड़ा की बात है कि आज तक हम उस अखंड भारत को नहीं बचा पाए हैं कभी, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशी शासकों ने किया हुआ था। ये अपने आप में खेद की ही बात है। तो पर समय के चक्र का गुलाम होता है मनुष्य, तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी चंद्रगुप्त मौर्य जो था, अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है, क्योंकि धार्मिक स्थिति की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था। ये जैन धर्म का, देखिए बौद्ध धर्म तो था, वो बात नहीं है, बौद्ध धर्म था। और चंद्रगुप्त मौर्य खुद की अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इसने मौर्य अगर आप देखें तो ये जो तक्षशिला की बात है, ये क्या था? ये विश्वविद्यालय था जो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पे चलता था। ठीक है, आचार्यों के हिसाब से चलता था। लेकिन यहाँ पे बात, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये किस धर्म को मानता था? वो धर्म कौन सा था? जैन धर्म था। अभी जैन अनुश्रुतियों के अनुसार
जीव के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र बिंदुसार, इसके लड़के का नाम क्या था, बिंदुसार, क्योंकि इसके बच्चे के शरीर पे बिंदी बिंदी जैसा कुछ डॉट पड़ा हुआ था, जिस कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया। और इन्होंने अपने राजकाज को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया तथा जैन आचार्य भद्रबाहु, ये बात याद करने वाली है, भद्रबाहु से शिष्यत्व ग्रहण कर। मतलब अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो वो कौन था, वो भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त का गुरु कौन था, भद्रबाहु था। चाणक्य तो था, वो उसका क्या था, वो बचपन का गुरु था उसका, मतलब उसे शिक्षा दीक्षा देने वाला गुरु था। लेकिन अगर हम बात करें कि गुरु मंत्र की बात अगर हम कर लें, तो वो कौन था, भद्रबाहु था। करके उसके साथ श्रवण बेलगोला मैसूर चला गया तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश। देखिए काया क्लेश क्या है, ये काया क्लेश संलेखना एक क्या होती है, विधि होती है। तो ये संलेखना विधि जो है ये इसमें प्राण त्याग दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, संलेखना विधि के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें जो भी व्यक्ति होता है, जब वो जीवन से ऊब जाता है या फिर वो अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है, तो वो भोजन पानी छोड़ करके खुद को एक ऐसी जगह पे कैद कर लेता है जहाँ पे कोई आ जा ना सके, और वो अपने जीवन को त्याग देता है 2-4 दिन में, 6 दिन में। जैसे शरीर में पोषण नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, तो फिर जो जीवात्मा होती है वो उस शरीर को क्या करती है, त्याग देती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही बात होती है किसकी, संलेखना की। तो संलेखना के बारे में आपने जाना। अभी मैंने बताया कि सेलुकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, जो बाद में इसे उत्तराधिकारी के रूप में भारत के तरफ के विजित क्षेत्रों पे इसे शासन करने को मिला हुआ था। तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए इसने बहुत सारा काम किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने चीन की दीवार से भी बड़ी दीवार बन के कौन खड़ा हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेलुकस से युद्ध 305 से 304 ईसा पूर्व के बीच की बात है। देखिए अगर हम ईसा पूर्व की बात करते हैं, तो इसमें जो भी आपके सन होते हैं, वो बैक जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ जाते हैं, बैक में जाते हैं। देखिए 305 से 304 बोला गया है। जैसे अगर हम ईसवी की बात करते हैं तो 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, परंतु यदि हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो वो बैक जाता है। तो जितनी भी ज़्यादा छोटी संख्या होगी, प्राथमिक संख्याओं की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे वो समय ज़्यादा पुराना माना जाएगा। चलिए, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेलुकस बेबीलोन का राजा बना। बैक्टीरिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर के भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने की लालसा जाग उठी। देखिए यहाँ से बात स्पष्ट हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि पुरु के शासक पोरस के द्वारा सिंधु नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, उसमें बताया गया सिकंदर की। परंतु यदि सिकंदर की जीत हुई होती तो वो भारत के विजय के सपने को पूरा कर लेता। इसमें साफ साफ लिखा गया है, भारत विजय के अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए। अधूरा काम कौन सा होता है, जो पूरा ना हुआ हो, मतलब भारत के विजय के सपने को लेकर के वो आया था, परंतु उसने उसको पूरा नहीं कर पाया। तो उसके मरने के बाद वो सोचा कि मैं उसकी इच्छा को पूरा करूं, फलस्वरूप उसे अपने और भी जीते हुए राज्यों को त्यागना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फलस्वरूप काबुल के मार्ग से होते हुए सिंधु नदी की ओर बढ़ा। उसने सिंधु नदी पार की और चंद्रगुप्त की सेना से उसका सामना हुआ, परंतु ध्यान देने की बात है, परंतु चंद्रगुप्त द्वारा पराजित हुआ। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच संधि हुई। ठीक है, अब इस संधि में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक, इस संधि में क्या हुआ, चलिए देखिए संधि देख लेते हैं। आप संधि में क्या होता है ये जरूरी है आपके लिए जानना। इस संधि के फलस्वरूप सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, इसमें क्या होती है, हार हो जाती है, सेलुकस की बुरी तरीके से हार होती है और इसे अपनी पुत्री का हाथ बहुत, मतलब आप कह लीजिए कि व्यवस्था के फलस्वरूप किसी भी वजह से हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ता है। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एम्पियानस ने किया है। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि यूनानी जो भी लेखक थे, जो भी इतिहासकार थे, वो बिल्कुल न्याय नहीं कर पाए हैं इतिहास के साथ। उन्होंने बहुत सारा अन्याय किया है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि जो किसी शासक के अंदर हो करके यदि लेखनी चलती है तो वो ज़रूर ही अन्याय करती है इतिहास के साथ, न्याय कभी नहीं कर सकती है। जैसा कि कभी कभी आ जाता है आपका जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, वो भी कई बार गलतियाँ करता है। किसके चक्कर में आकर के, कुछ
तत्कालीन लाभ को देखते हुए, तो मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। राजनीति अध्ययन और अध्यापन का विषय प्रमुख रूप से तो नहीं ही होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेलुकस को 500 हाथी किसमें दिए थे? उपहार में दिए थे। ठीक, 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसने देखिए अपना कई सारा राज्य दे दिया, अपनी पुत्री की शादी कर दी, तो कुछ ना कुछ तो बनता था ये भी उसको दे उपहार के रूप में। तो इन्होंने 500 हाथी उपहार में दिए। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए। इस बात को खासा ध्यान रखना है। सेलुकस ने हार गया था तो उसको अब देना ही देना था, चाहे वो हंस के देता चाहे रो के देता। फिलहाल हंस के तो नहीं दे रहा है, रो के ही दे रहा है, क्योंकि वो युद्ध करने आया था और युद्ध में हार जाता है बुरी तरीके से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो पॉज हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान किए। पहला आपका क्या था? एरिया, जिसे हेरात के नाम से जानते थे। दूसरा आराकोसिया, कंधार है। तीसरा जेट्रोसिया, मकरान तट है। और फिर पेनिशदाई है, जो काबुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलुकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 4 वर्ष भारत में रहा और भारत की शासन व्यवस्था उस समय चंद्रगुप्त ने कैसे की हुई थी, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में उन्होंने चर्चा की हुई है। तो हम अगले क्लास में मेगास्थनीस के बारे में भी पढ़ेंगे। बाकी नई वीडियो आने तक आप इंतज़ार करिए, इन सारी चीज़ों को तैयार करिए। ये चैप्टर जैसे ही पूरा होगा मैं कुछ आपको अभ्यास कार्य करने के लिए दूंगा, जिससे आपको करना होगा। ओके, धन्यवाद।